शुरू होता है आपका नाउ स्टार्ट विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इमिशन से हमारा पूरा टारगेट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट हमारा आ चुका है जो कि इस पहले चैप्टर में होता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन, किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पहला आता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, अगर सरफेस जो आउटर सरफेस में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उनको थर्मल यानी कि हीट एनर्जी दे दी जाए तो वो सरफेस को छोड़कर अगर बाहर निकल आए तो इस फिनोमेना को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को थर्मियोन्स कहते हैं। फील्ड इमिशन, अगर उन निकलने जो आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन है उनको अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके पुल आउट कर लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको कुछ एनर्जी मिल जाए, वो पुल आउट कर लिया जाए, तो ऐसे इमिशन को बोलते हैं फील्ड इमिशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, free electron start to come out from the surface. This phenomena is known as the photoelectric emission and the emitted electrons are called the photoelectrons. बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और इसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन द केस रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्लो। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो रेट पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके बाद सेकेंडरी इमिशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये जो मैंने ऊपर लिखा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द यूज ऑफ लाइट यानी कि रेडिएशन इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन और द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहले the minimum energy of incident radiation required to eject the electron from the metallic surface is defined as the work function। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी सरफेस पर कोई भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डाली, कोई भी फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरा और उससे इलेक्ट्रॉन निकल आए। हर सरफेस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इतनी एनर्जी का ही फोटोन उसमें गिरेगा तभी उससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है उसी को ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब क्योंकि ये एनर्जी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड होती है फोटोन की, तो इससे दो टर्म और आ जाते हैं जिनको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि वर्क फंक्शन मिनिमम है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वर्क फंक्शन यानी कि एनर्जी जो है मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करूं तो वो एनर्जी के रेसिप्रोकल में होता है hc/λ। तो अगर एनर्जी मिनिमम की हम बात कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक मैक्सिमम वेवलेंथ को इंडिकेट करेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो वर्क फंक्शन जो आया W, कई जगहों में इसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क फंक्शन जो होगा वो h/μ0 होगा, जहां μ0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और λ0 जो होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, ये एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। इस यानी कि इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा तो इमिशन नहीं होना, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन गिरेगा तो भी इमिशन नहीं होना। यानी इमिशन होने के लिए इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और इमिशन होने के लिए इससे कम वेवलेंथ होना चाहिए। ठीक है, वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय hc/E⁻0। अभी आपने देखा hc/λ था, E⁻0 हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जा रहा है। तो अगर आपको किसी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है उस मेटल सरफेस का λ0, तो उसका वर्क फंक्शन डायरेक्टली निकाला जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले फोटोन की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। और फोटोन की एनर्जी का हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही पहला फॉर्मूला लिखा था 12375/λ। अगर एंगस्ट्रॉम में लिख दें तो वर्क फंक्शन आपका यानी कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही डिफाइन कर दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ है। नोट, वर्क फंक्शन W, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सरफेस। यानी कि ये मटेरियल सरफेस की अपनी प्रॉपर्टी है, गिवन मटेरियल के ये फंक्शन फिक्स होते हैं। आपको कोई भी एक मटेरियल अगर कॉपर कह दिया गया तो कॉपर का वर्क फंक्शन फिक्स है, चाहे उसके किसी भी शेप की बॉडी बना ली जाए। हाँ,
अभी मैंने जो ऊपर एनालिसिस बताई थी कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को एक मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं। तो उसी का एक ग्राफ बना है, कंडीशंस है, इमिशन होगा या नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं। देखिए, अगर हमारे आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, और तो फिर फ्रीक्वेंसी भी वर्क फंक्शन की यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, लेकिन उस समय लेमडा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा, तो इमिशन होगा भी और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेंगे। अगर ये सारी चीजें बराबर है तब भी इमिशन होगा, यस, और उस समय इलेक्ट्रॉन के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी वो जस्ट इमिट होकर सरफेस से बाहर आकर बैठ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देगा। लेकिन अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से कम है और फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, तो कोई इमिशन नहीं होगा। और जब इमिशन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होने का कोई कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, निकला ही नहीं है, तो उसके हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, अगला पॉइंट आता है आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्या क्या बताया था वो देख लेते हैं। The photoelectric effect is the result of collision of photon and the electron of the collision of photon and ejection of electron of photometal. ठीक है, there is a no time dilation between the incident of photon and ejection of electron. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर आने वाला फोटोन कैपेबल है तो फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी टाइम डायलेशन नहीं होने वाला। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन भी करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन फोटोन इज इंटाइटेड टू गिव इट्स एनर्जी टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन इज इंटाइटेड टू रिसीव एनर्जी फ्रॉम वन फोटोन। इट मींस वन बाय वन इंटरेक्शन ओनली। इसका मतलब यह है, जैसे मान लो किसी भी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर सेकेंड 1000 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, सबके पास एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी वर्क फंक्शन 50 था, हर एक फोटोन जो है 100 की एनर्जी लेकर आ रहा है, और ये वन मान लेते हैं 500 सॉरी, ऐसा मान लेता हूं कि ये जो है 20 फोटोन पर सेकेंड आ रहा है, 20 फोटोन पर सेकेंड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 50 यूनिट एनर्जी चाहिए, एक फोटोन की एनर्जी 100 है, तो कंफर्म इसके पास इतनी एनर्जी तो है ही कि दो को निकाल सकता है, लेकिन नहीं, इसकी जो भी एनर्जी है 100, ये अपनी पूरी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, और 20 फोटोन पर सेकंड आ रहे थे तो 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही निकलेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यानी कि एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे सकता है। अब दूसरा एग्जांपल देख लें, सपोज इसकी वर्क फंक्शन 50 है, हर एक फोटोन की एनर्जी है 10 और 500 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, 500 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, तो इसकी एनर्जी, इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 50 यूनिट एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब फोटोन जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी तो 10 है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 फोटोन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, भाई 50 हो जाएगा। 5 मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ऐसे 500 मिलके 100 निकाल सकते हैं। तो अगर 500 फोटोन पर सेकंड आ रहे थे तो 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल जाए, बट ऐसा नहीं होगा। 50 इसकी, यानी कि एक फोटोन एक से ज्यादा को एनर्जी दे नहीं सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ज्यादा से एनर्जी ले भी नहीं सकता, और ये जो आने वाला फोटोन इनकैपेबल है इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में, यानी कि इमिशन होगा ही नहीं। तुम या 500 क्या 5 लाख फोटोन पर सेकंड डाल दो, अगर हर एक फोटोन एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से छोटी है तो एक भी इमिशन नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। तो यही बात लिखी हुई है, 1 by 1 इंटरेक्शन, ये 1 by 1 इंटरेक्शन ओनली, एक का एक से ही इंटरेक्शन हो, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1 by 1 इंटरेक्शन ओनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
समझने के लिए, पूरी फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को अच्छे से समझने के लिए। हाँ, नेक्स्ट, फर्स्टली इन गेटिंग द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द boundaries of nucleus and electron, secondly to import kinetic energy to the emitted photon। हाँ, ये देखें, इंसिडेंट फोटोन loses its energy in two parts। जो फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा था, मेटल प्लेट से टकराया, उसकी एनर्जी दो पार्ट में कंज्यूम होती है। पहला है इन गेटिंग द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ न्यूक्लियस एंड द सरफेस। पहला तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस और सरफेस के बाउंडेशन से निकालने में, जिसको ये वर्क फंक्शन कहते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया था तो बाहर दूसरा सेकेंडरी टू इंपोर्ट काइनेटिक एनर्जी टू इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फिर वो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी भी इंपोर्ट कर देगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज लेस देन 1%। बहुत लेस इफिशिएंट है, रेट ऑफ इमिशन भी बहुत स्लो होता है। अब आप देखें, यहां पे मैंने दिखा रखा है, एच न्यू आया, फोटोन जस्ट उतनी एनर्जी लेकर आया जो इसका वर्क फंक्शन था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर इसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी होगा। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये आइंस्टाइन इक्वेशन लिखी है, जो आने वाले फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में काम आएगी। तो मैक्स काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगी। एच न्यू वो लेकर आया था, निकलने में वर्क फंक्शन आपको देना था। जैसे मान लो वर्क फंक्शन 10 यूनिट है, कोई फोटोन आ रहा है 12 यूनिट एनर्जी लेकर आ रहा है, कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं, उससे नंबर बढ़ेगा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का। ईच ऑफ फोटोन एनर्जी कितनी डज मैटर, वही मैटर करेगी। वर्क फंक्शन 10 है, हर एक फोटोन एनर्जी जो लेकर आ रहा है वो 12 लेकर आ रहा है, तो 10 तो निकलने में खत्म हो गई, तो मैक्सिमम 2 एनर्जी लेकर निकलेगा। अब आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि मैक्स वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, मैं वो भी बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आपने 12 एनर्जी दी, 10 उसको निकलने के लिए वर्क फंक्शन चाहिए था, 2 एनर्जी लेकर उसको निकलना था, लेकिन जो बाहर निकल के बैठ गए हैं, हो सकता है अगला कोई निकले तो 10 तो वो खर्च कर दे और दूसरा बाहर बैठे इलेक्ट्रॉनों से दूसरा निकलने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करे तो कुछ एनर्जी और लॉस कर दे, तो हो सकता है उसके बाद 2 से कुछ कम एनर्जी हो, अगले वाले के पास हो सकता है 2 उससे भी कुछ कम हो, तो फाइनली 10 लेके निकल तो सब आएंगे, लेकिन हो सकता है एट लास्ट जो है वो बाहर निकलने के बाद भी अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर दे, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होगा तो उनके रिपल्सन से, तो उसमें वो भी 2 लॉस कर दे निकलने के बाद, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो उसकी मिनिमम एनर्जी 0 भी हो सकती है। तो अगर कोई भी फोटोन 12 एनर्जी लेकर आ रहा है और वर्क फंक्शन 10 है, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है मैक्स होगी 2 और मिनिमम जो होगी वो 0 होगी, यानी 0 से 2 के बीच में सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं और सारी पॉसिबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के पास हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो एनर्जी की एक रेंज हो गई है वो 0 टू E माइनस वर्क फंक्शन, E आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन जो मेटल की प्लेट का है। तो इस केस में मैंने 10 और 12 लिए थे, तो मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम 0 ही होता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, न्यू को सी बाई लेमडा, लेमडा आने वाले फोटोन की वेवलेंथ है और लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और इसी इक्वेशन को आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कोई प्लेट पी थी, इसमें रेडिएशन आया, कैपेबल था इलेक्ट्रॉन निकालने, कुछ बैटरी लगी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब थी और क्यू तक पहुंच गया, तो वैक्यूम से होकर के एनर्जी फ्लो, करंट फ्लो कराने की एक टेक्निक भी है, राइट। ये सब जो भी बताया गया उसी के बारे में, प्लेट के बारे में बताया गया। हाँ, अब जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकल कर आए थे वो यहाँ इटसेल्फ प्लेट पर पहुंच जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ प्लेट पर पहुंच जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम चाहते हैं इनको रोके, तो यहाँ सर्किट में करंट आ जाती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, सर्किट में करंट ऐसे आ जाएगी। अब ये करंट आ गई तो इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये बहुत अच्छी फिनोमेना है, वैक्यूम में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, सर्किट ब्रेक है, वैक्यूम में करंट कराने की फिनोमेना है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए टेक्निक टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन वैक्यूम आल्सो। वैक्यूम में करंट फ्लो कराने की टेक्निक है, ये मास लेवल पे बहुत
कॉस्टली पड़ता है, नहीं तो आप वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता था, वायरलेस एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ठीक है, ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से यहाँ पहुंच गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा था, तो इनको रोकने के लिए हमें एक रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा, जिससे कि अपनी एनर्जी लॉस कर दे, सर्किट में करंट जीरो हो जाए। तो जो भी रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होता है इस ट्यूब में, उसी को ही बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा था K = Q × V, पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वही यहाँ लिखा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देगा, तो उससे कम एनर्जी वाले जो भी जा रहे थे वो तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। तो ये Kmax जो है E V0 है, V0 को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दें, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो V0 को सेम वैल्यू लिख सकते हैं वोल्ट में, यानी कि आप यहां नोट कर लीजिए, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इन वोल्ट, पोटेंशियल इन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके कैलकुलेशन को कम कर सकता है। यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए 5 वोल्ट का रिवर्स पोटेंशियल चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो 10 वोल्ट चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्ड हटा के वोल्ट कर दीजिए। अगर एनर्जी आपकी लिखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल जो आपके पास आएगा वो 10 वोल्ट का होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट का हो जाएगा। एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो एक फॉर्मूला और बन गया, Kmax ½ E - W hν - hν0 Sc by lambda - Sc by lambda नॉट, और एक ये हमने टर्म यूज कर लिया E × V0। E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आने वाली सारी प्रॉब्लम लगभग इस पूरी इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। The following observations were made for the study of the effect of the change in various factors while studying the photoelectric effect of intensity। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, आखिर करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब मैं आता हूं अपने सर्किट पे, ये जो डायग्राम बना था, यहां से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे उतनी ही ज्यादा सर्किट में करंट होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस बात पे डिपेंड कर रही है? तो कितने नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, और नंबर ऑफ फोटोन से इंटेंसिटी डिफाइंड होती है। देखिए लिखा होगा यहां पर, हाँ, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दूं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, नो इफ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड एक ही चीज होती है, देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। मैंने भी बोला एक ही चीज होती मतलब नहीं, सेम इक्वल वैल्यू नहीं है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, गॉस देखें, ये आपके पास ग्राफ आएगा, सब में फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर न्यू सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हुआ, क्योंकि हर एक फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो मतलब उसकी आने वाली एनर्जी सेम होगी। एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम सबकी निकलेगी, और काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबके लिए सेम होगा। हाँ, पहले केस में I1 इंटेंसिटी डाली तो करंट अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची IS1, जिसको सैचुरेटेड करंट इन फर्स्ट केस कह सकते हैं। न्यू अभी वही रखा, अब हमने 100 से 150 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड किए, फोटोन पर सेकेंड किए, तो इलेक्ट्रॉन भी 100 से 150 हो गए, तो थोड़ी सी करंट बढ़ी और फिर जाके सैचुरेट होगी, फिर थोड़ी सी करंट बढ़ी फिर जाके सैचुरेट होगी। ऐसे जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट का पीक बढ़ता जाएगा, बट इस ग्राफ का जो बेस होगा वो एक ही जगह होगा, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को बताएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, हाँ, इंटेंसिटी का करंट के साथ जो ग्राफ है वो स्टेट रिलेशन है, मैक्सिमम करंट के साथ स्टेट रिलेशन है। अगर आप इंटेंसिटी को जस्ट डबल करते हैं तो IS
1 से अगर इंटेंसिटी जस्ट डबल करते हैं तो IS2 में डबल का रिलेशन हो जाएगा, अगर ट्रिपल करते हैं तो IS3 का IS1 के साथ ट्रिपल का रिलेशन हो जाएगा। मैक्स वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको IS कह सकते हैं, सैचुरेटेड करंट कह सकते हैं आप, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। एक ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। फॉर एवर फिगर इट इज क्लियर दैट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड लीव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन अनचेंज। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स अनचेंज, ये अनचेंज रहेगा। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी इफ द सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अगर सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, तो सोचिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अब करंट को तो बढ़ना ही नहीं है। 100 फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे और उन्हीं का रेट ऑफ फ्लो करंट देगा। तो अगर आप इंटेंसिटी नहीं बदलते हैं तो करंट कभी नहीं बदलेगी, बदलेगा तो क्या बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं तो आपका निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। मान लो अभी वर्क फंक्शन 10 है, आप 12 एनर्जी का फोटोन लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 बचेगी निकलने के बाद। आप 15 लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलने के बाद 5 बचेगी। आप 20 लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलने के बाद 10 बचेगी, एंड सो ऑन। एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो कंफर्म उसको रोकने के लिए भी पोटेंशियल भी तो ज्यादा चाहिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा अगर आप इंटेंसिटी सेम रख करके सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ाते हैं। तो ये उसी का ग्राफ है, सबका पीक लगभग सेम जाएगा। हैमिल्टन का थोड़ा ग्राफ गड़बड़ हुआ, कुछ इस टाइप से ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इससे सैचुरेटेड करंट हो जाएगी, क्लियर है। आप पहली फ्रीक्वेंसी अगर देखें न्यू1 थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 था, थोड़ी फ्रीक्वेंसी आपने न्यू2 बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 हो गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 हो गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में लिखा है। ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है के मैक्स और न्यू के बीच का। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, के मैक्स और न्यू की ये एक इक्वेशन होती है। अगर इस इक्वेशन में देखें तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। स्लोप ऑफ मेटल इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ ईच मेटल, स्लोप फॉर ईच मेटल इज कांस्टेंट, tan थीटा h होगा इसका। कंपेयर करें, tan थीटा आपके पास h मिल जाएगा और इंटरसेक्शन वर्क फंक्शन ग्राफ होगी, दिस इज द वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आप किसी भी ग्राफ को देखें तो पहले मेटल के मेटल 1 के लिए बात हुई है, ये मेटल 2 के लिए बात हुई, सबका स्लोप जो आएगा थीटा ये कांस्टेंट होगा और ये थीटा h के बराबर है, चेक कर लीजिए, स्लोप h के बराबर है, ये लिखा हुआ है। और जहां ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये h न्यू नॉट 1 है, तो पहले मेटल का वर्क फंक्शन होगा, और ये जो डिस्टेंस यहां तक आई है, यहां तक ये दूसरे मेटल का वर्क फंक्शन होगा W2, यहां से यहां तक ये लिखा हुआ W2, और इसका W1 नहीं लिखा था, मैंने अभी लिख दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ग्राफ पे भी बेस्ड ऐसे आपने प्रॉब्लम देखे होंगे, आप PYQ उठाकर देखिए तो आपको इस पे प्रॉब्लम जरूर मिलेंगे। अगला आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आप देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के साथ ये ग्राफ है, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लीजिए, कंपेयर करिए, इसका स्लोप जो आएगा वो m के जो आएगा वो h/e के बराबर होगा, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही होगी, और ये जो आपके पास आएगा ये चीज इंटरसेक्शन निगेटिव होगा, लेकिन ये आपके पास होगा वर्क फंक्शन अपॉन E के इक्वल होगा। सेम टाइप से ग्राफ है, और इन सबके लिए स्लोप जो होगा ये tan थीटा ये h/e के बराबर होगा, ये लिखा हुआ है देखिए h/e के इक्वल होगा tan थीटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप फॉर ऑल मेटल, सभी के लिए होगी। यहाँ पे आप ये पहला जो लाइन देख रहे हैं, ये वैल्यू जो इंटरसेक्शन है W1/e होगा, और दूसरा ये इतना, ये जो इंटरसेक्शन है ये W2/e होगा, W2/e। इतनी बात क्लियर है। इस ग्राफ को पहचान लीजिए, यहाँ पे ये पहले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर देखें तो ये भी पहले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू1, और वो न्यू2 जो दी हुई है वो दूसरे की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।